नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 फरवरी 2023। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं, इसमें सही कथन की पहचान करनी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात करता है। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, उसमें से एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। अब्दुल नजीर की बात करते हैं तो ये इनको आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में नियुक्ति मिली है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या ये पहले न्यायाधीश हैं जिनको गवर्नर के पद पे नियुक्त करा गया है? तो ऐसा नहीं है। एक न्यायाधीश रहे हैं सदाशिवम नाम से, तो उनको केरला का गवर्नर बनाया गया था, और एक फातिमा बीवी करके न्यायाधीश थी, इनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया था। तो ये पहले न्यायाधीश नहीं है जिनको गवर्नर की पोस्ट मिली है। पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा, ये तो एकदम बेसिक सा स्टेटमेंट था, आर्टिकल 50 में ही सेपरेशन के बारे में बात करता है, और दूसरा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख और गौण खनिजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब यहां पर प्रमुख का मतलब हो जाएगा मेजर और गौण का मतलब हो जाएगा माइनर। तो मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स की बात हो रही है। प्रमुख गौण का जो वर्गीकरण है, इन खनिजों की मात्रा उपलब्धता के आधार पर किया गया है। गौण खनिजों से संबंधित नीति और कानून केंद्र सरकार के अधीन खान मंत्रालय द्वारा देखे जाते हैं। प्रमुख खनिजों को खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा एमएमडीआर एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको के तहत परिभाषित किया गया है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए न्यूज चर्चा में क्यों आई है, तो उड़ीसा के अंदर ना इलीगलिटीज देखी जा रही हैं। यहाँ पर जैसे मिनरल्स स्मगलर की बातें हो रही हैं, या जो इलीगल माइनिंग की बातें हो रही हैं, तो इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई है। अब बेसिक चीज ये है कि आपको मेजर और जो माइनर मिनरल्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अगर यहाँ पर मेजर मिनरल्स की बात करूं तो इसके उदाहरण में गोल्ड आ जाएगा, यूरेनियम आ जाएगा, आयरन ओर आ जाएगा, कोल आ जाएगा। तो इस टाइप के जो खनिज होते हैं उनको हम लोग मेजर खनिज के नाम से जानते हैं। अब एक्चुअली में इसको कहीं परिभाषित नहीं करा गया है कि मेजर खनिज क्या होते हैं। ये बताया गया है कि जो माइनर खनिज हैं, तो माइनर खनिज जैसे एमएमडीआर एक्ट की मैं बात कर रहा था, तो उसके अंतर्गत जो माइनर खनिज हैं इनको परिभाषित करा गया है। माइनर के लिए जो नियम और कानून बनाने होते हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर माइनर के उदाहरण की बात करेंगे तो यहां पर बोल्डर की बात आ जाएगी, जो बजरी होती है, ग्रेवल जिसको बोलते हैं, क्ले बात आ जाएगी, कुछ ऑर्डिनरी क्ले होती है या ऑर्डिनरी सैंड होती है। तो इस टाइप के जो खनिज होते हैं वो माइनर होते हैं। अब जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है उनको बेसिकली मान लिया जाता है कि वो मेजर हैं, तो इनको परिभाषित नहीं करा गया है, जबकि इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत करा गया है। और जो चूंकि इसमें आप देख रहे होगे प्रमुख खनिज आते हैं, तो इसके लिए जो नियम कानून होते हैं वो हमारा जो खान मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, वो बनाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख गौण का जो वर्गीकरण होता है वो मात्रा उपलब्धता के आधार पर होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर होता है प्रोडक्शन वैल्यू के आधार पर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। गौण खनिज से संबंधित नीति और कानून केंद्र सरकार के अधीन खान मंत्रालय द्वारा देखे जाते हैं, नहीं। यहां पर मैंने आपको बताया जो गौण खनिज के नीति और कानून होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाते हैं। प्रमुख खनिजों को खान और खनिज अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। इसको परिभाषित नहीं करा गया है, केवल वहां पर इसके बारे में लिस्टेड है, तो इनको वहां पर परिभाषित नहीं करा गया है। तो यहां पर तीनों ही कथन गलत हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के संबंध में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं और सही कथन का पहचान करना है। इसकी गणना और प्रकाशन हर महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा किया जाता है। आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2015-16 है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल कुछ कुल वस्तुओं में 8 प्रमुख उद्योगों का भारांश 40.27% है। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में उच्चतम भारांक वर्तमान में रिफाइनरी उत्पाद उद्योग का है। देखिए कुछ टाइम पहले भी हम लोगों ने डीक्यू में आईआईपी के बारे में चर्चा करी थी। जितने भी हमारे प्रमुख 8 कोर सेक्टर्स होते हैं तो इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि सारे जो बाकी के उद्योग हैं उनकी परफॉर्मेंस इन्हीं के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। जो 8 कोर सेक्टर आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, तो बेसिकली ये सब क्या है, मेनली कच्चा पदार्थ जो दूसरे उद्योगों को यही सब लोग देते हैं। तो अगर इनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है ना, तो इसका फर्क दूसरे प्रोडक्शन पे पड़ता है। इस वजह से हम लोग आईआईपी को कैलकुलेट करते हैं। आईआईपी की अगर बात करते हैं ना, तो ये चीज याद रखिएगा, जो हमारा सांख्यिकी मंत्रालय है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कहते हैं, तो ये उसके अंतर्गत निकाला जाता है। और अगर इसके आधार वर्ष की बात करें तो 2011-12 है। इस चीज को भी याद रखिएगा। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं, तो देखिए यहां पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बिल्कुल गलत हो जाएगा।
आधार वर्ष ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुल वस्तुओं में 8 प्रमुख उद्योगों का भारांश 40.27% है, एकदम सही हो जाएगा ये। और सबसे ज्यादा देखिए रिफाइनरी उत्पाद होता है, आपको जैसे इस लिस्ट में आप दिखाता हूं तो यहाँ पर सबके वेटेज दे रखे हैं, तो आप देखोगे रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है वो नंबर 1 पर आ रहा है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। शुरू के टॉप 3 या टॉप 4 जरूर एक बार देख लीजिएगा, तो वहां पे हो सकता है कि ऐसे 2-3 आपके सामने ऑप्शंस रख के उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने कथन दे रखे हैं। अब इन कथनों से आपको पहचानना है कि इस संगठन में से किस संगठन के बारे में चर्चा हो रही है। यह सरकार, नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका निर्माण 1919 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साई की संधि के हिस्से के रूप में किया गया था। हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए गुड़गांव के अंदर जिस तरीके से जो केस सामने आया था, जहां पर जो श्रमिक था उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा गया, आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो एक रेगुलेशन होता है श्रमिक के अधिकारों को लेके, उसके बारे में प्रॉपर यहाँ पे नियम कानून बनने चाहिए। अब जैसा कि आईएलओ की बात करते हैं, तो आईएलओ को बनाया ही इसीलिए गया था कि जो भी मानवाधिकार होते हैं, ठीक है, तो मानवाधिकार एक आम व्यक्ति के और एक श्रमिक के, जो एक मजदूर है, जो एक लेबर है, उसके भी मानवाधिकार जो है उसको किस तरीके से जीवंत रखा जा सकता है। प्लस इसके अलावा आप देखोगे तो 1969 में आईएलओ को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित करा गया था। अगर यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं तो किसी भी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो उनका कार्य जो है वो सभ्य होना चाहिए, ठीक है, उनको अच्छा वातावरण वहाँ पे मिलना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो न्याय उनको मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ आईएलओ ये भी करता है कि जो तकनीकी विशेषज्ञता होती है तो वो जिस मजदूर को देनी चाहिए, जिस लेबर को देनी चाहिए, तो राष्ट्रों से अनुग्रह करा जाता है कि आप अपने जो लेबर्स वगैरह है ना, उनको अच्छे से टेक्निकल नॉलेज उनको प्रदान करिए। तो अब यहाँ पर आप तीनों ही कथन देख के समझ गए होंगे। बेसिकली यहाँ पर जब दूसरा स्टेटमेंट आपने देखा होगा, दूसरा और तीसरा, तो इससे आप पता लगा चुके होंगे कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में हो रही है। 2007 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन है, सही कथन का पता लगाना है। जारी की गई वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान जिसमें इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। इसको लगाइए पॉज करके। अब देखिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपने आपातकाल का चैप्टर पॉलिटी में पढ़ रखा है तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। अब जैसा कि यहाँ पर दे रखा था कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आर्टिकल 360 एप्लीकेबल होगा ना, तो वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है ना, उसको भी यहाँ पर डिडक्ट करा जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा, 2 महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी यदि संसद ने उसके पहले क्या नहीं करा है, उसका जो संकल्प है उसको अनुमोदित नहीं किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब आज के तथ्य में नजर डालते हैं। अब देखिए साइंस एंड टेक से आज का तथ्य आया है, माइक्रो एलईडी के बारे में चर्चा हो रही है। द हिंदू का एक आर्टिकल था, तो इसमें न्यूज में यह है कि जो एप्पल कंपनी है वो अपने करंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप हो गए, तो उनमें जो स्क्रीन लगती है, जो डिस्प्ले होता है, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी को ये लोग माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए माइक्रो एलईडी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ मैंने उतने पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो माइक्रो एलईडी जो होते हैं ना, इसमें क्या है कि बहुत छोटे छोटे, इसके नाम में ही माइक्रो आ रहा है, तो माइक्रो का मतलब क्या, साइज से हो जाता है। तो बहुत छोटे छोटे से एलईडीज जो होंगे उनका एक कलेक्शन रखा जाएगा, और ये एलईडीज होते हैं, ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होते हैं। और इसमें ना एक नई चीज यूज करी जा रही है जिसको बोलते हैं नीलम, सफायर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसो का बहुत सारा एक कलेक्शन होगा, वो खुद से लाइट एमिट करते हैं, और खुद से लाइट एमिट करने के एक फायदा होता है कि यहाँ पर जो ऊर्जा दक्षता होती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी होती है। हम लोग यहाँ पर एनर्जी सेविंग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक टीवी माइक्रो एलईडी है और एक जो सबसे नई टेक्नोलॉजी है वो एलईडी है, तो दोनों टीवी में अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो माइक्रो एलईडी का टीवी जो है वो कम बिजली खाएगा। अब इसी में बताया गया कि जो ये माइक्रो एलईडीज होते हैं ना, ये एक सेमी कंडक्टर की तरह काम करते हैं। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो विद्युत आ रही होगी, उसको ये एक्सेप्ट करेंगे और फिर उससे प्रकाशमान होंगे। जो माइक्रो एलईडीज हैं वो पहले की तुलना में ज्यादा ब्राइटर दिखेंगे, ठीक है, उनका कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, व्यू एंगल्स बहुत अच्छे होंगे,
बेजल फ्री होंगे। बेजल फ्री का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप कोई भी मोबाइल फोन देखते हैं तो मोबाइल फोन में यहाँ पर बाउंड्री एक बनी होती है ना, जिसको हम लोग डिस्प्ले बोलते हैं। और बट जबकि आपका जो ये बीच वाला पोर्शन होता है, इसमें चीजें दिख रही होती हैं, और चारों तरफ ये देखोगे तो जो प्लास्टिक लगी होती है, जिस जो स्क्रीन को रोकती है, ठीक है, उसको हम लोग बेजल बोलते हैं। तो ये बेजल फ्री होगा। तो यहाँ पर आप टच करोगे तो टच काम नहीं करता है, जो बीच में सेंटर में केवल टच काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे स्मार्ट वॉचेस की कंपनीज होती हैं, वो बताती हैं कि उनका 1.8 इंच का डिस्प्ले है, बट आधी स्क्रीन पे तो बेजल रहता है। ठीक है, स्क्रीन जो डिस्प्ले हो रही होती है वो बहुत कम होती है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि कस्टमर को बोला जाएगा कि इतना बड़ा डिस्प्ले है परंतु उसमें बेजल लगे होते हैं, तो ऐसी टीवी में ना बेजल फ्री रखा जाएगा। दूसरा देखिए क्या होता है ना, जैसे ओएलईडी की बात करी गई है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो ओएलईडी जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इसमें बहुत अच्छा रिजोल्यूशन आता है, स्क्रीन का कलर्स बहुत अच्छे आते हैं। बट इसमें दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ये क्या करता है, मान लीजिए जैसे कोई टीवी है, ठीक है, आप टीवी में कोई चैनल देखते हो तो चैनल का नाम यहाँ पे आ रहा होता है या यहाँ पे आ रहा होता है। तो अगर उसकी ओएलईडी की डिस्प्ले में ना एक ही जगह पर अगर बहुत देर तक कोई चीज आ रही होती है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम के बाद अपने टीवी में बर्न इन हल्का सा ना वाइटिश होने लग जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ओएलईडी का। और चूंकि ऑर्गेनिक मैटर है, अब यहाँ पर माइक्रो एलईडी में ऐसा कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो ये चीजें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरा, जैसे यहाँ पर बात करी जा रही थी कि जो कलर रिप्रोडक्शन होगा बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, अब पहले एलईडी पैनल्स आते थे, ठीक है, तो जो ये एलईडी आते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि एक बैकलाइट होती है, वो बैकलाइट जलती रहती है। तो आप देखोगे जब भी ब्लैक कलर आता है ना, तो ब्लैक आपको प्रॉपर ब्लैक नहीं दिखाई देगा, हल्का सा ग्रेइश दिखाई देगा। जबकि ये जो ओएलईडी बनाए गए थे ना, इसमें क्या होता है, इसमें कोई बैकलाइट नहीं होती, तो जो ब्लैक कलर होता है वहां पर कोई पिक्सल होता ही नहीं है। तो जब कोई पिक्सल नहीं होता है तो वो प्रॉपरली ब्लैक दिखता है। तो अब जब माइक्रो एलईडी की बात कर रहे हैं तो उसमें और ज्यादा कलर इनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि एप्पल ने बोला है कि 2024 या 2025 तक ना इस टेक्नोलॉजी को वो अपने मोबाइल फोन्स में, अपने लैपटॉप्स में, वॉचेस में लाएंगे। तो अभी इसमें और ज्यादा ये लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। इन्होंने 2020 में ही ऐसा डिक्लेयर करा था कि ये लोग माइक्रो एलईडी का यूज करेंगे, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और हाई कॉस्ट की वजह से अभी इसको ये यहाँ पर ला नहीं पाए। तो आज आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न है ब्रू ट्राइब से संबंधित, इनको रियांग जनजाति भी कहते हैं, ये चर्चा में क्यों है इनके बारे में आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, ये अपना एक इंडेक्स निकालते हैं एमएससीआई के नाम से। कुछ समय पहले हम लोगों ने चर्चा भी करी थी डीक्यू के सेशन में। तो मेरे को बताइए ये इंडेक्स क्या बताता है, तो ब्रू जनजाति क्या होती है और एमएससीआई इंडेक्स क्या होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी अगले दैनिक क्विज के सेशन में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।